Hey guys, welcome back to the explained section to examination series where we are covering the most important section of the Indian Express, and that is the explained section for UPSC Prelims 2026. My name is Vibhu Gaur and I teach current affairs for UPSC. In the past 1 year, I have built a community of more than 75,000 aspirants on my Instagram page, and we are about to hit 10,000 subscribers on our YouTube channel. So, why are we discussing the explained section of the Indian Express? Well, I have told you many times, if you haven't watched the first lecture of this series, go watch that lecture. You will see I have shown you examples directly word to word क्वेश्चन उठ के आते हैं explained section से आपके examination में. ठीक है, ये बात 100% सच है. This section is extremely important, and if you follow this series consistently till your prelims 2026, I can guarantee you that you will see a benefit of 10 to 15 marks in your prelims score. ठीक है? अच्छा. Before we begin, I want to tell few things. The notes that you will see in this video are available on my Telegram channel. The link of the Telegram channel is in the description of this video. Also, you will see a lot of interesting questions during the lecture. Pause the video, try to solve them, and do let me know in the comment section that how many did you get correct. ठीक है? अच्छा. In this video, we are going to cover the explained section from 7th of July till 13th of July. चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की एज यूजुअल सवाल के साथ. भैया क्या हर क्लास की शुरुआत एक सवाल के साथ होगी? बिल्कुल. देखो, विद रेफरेंस टू डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. अच्छा जी, कंसिडर कर लेते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. क्या पता सही हो. अच्छा, देन as per the current guidelines on the state disaster response fund and the NDRF यानी कि National Disaster Response Fund, heat waves are included as a notified disaster. Notified disaster क्या होता है? Eligible for relief assistance. ठीक है. हीट वेव्स दोस्त एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आपके एग्जाम के लिए. आज नहीं तो कल प्रीलिम्स या तो मेंस क्वेश्चन तो आना है. देखते हैं हीट वेव्स की बेसिक डेफिनेशन. आई थिंक मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं. एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ये तो है सिंपल सी डेफिनेशन. फैक्टर्स एनडीएमए की वेबसाइट से निकाले हैं एफएक्यू. क्या होते हैं फेवरेबल कंडीशंस? क्या होते हैं फैक्टर्स? ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रेवलेंस ऑफ हॉट ड्राई एयर ओवर अ रीजन. ऑब्वियसली भाई, जब वार्म ड्राई एयर होगी तभी तो हीट वेव होगी. एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर. मॉइस्चर होगा तो वो इतना टेम्परेचर राइज नहीं होने देता है. द स्काई शुड बी प्रैक्टिकली क्लाउडलेस ताकि मैक्सिमम इंसुलेशन हीट आ सके, क्लाउड रिफ्लेक्ट ना कर दें. एंड एंटी साइक्लोनिक फ्लो. ज्योग्राफी में पढ़ते हो आप साइक्लोनिक एंड एंटी साइक्लोनिक कंडीशंस. ठीक है जी, बहुत बढ़िया. नाउ मूविंग ऑन. क्राइटेरिया क्या होता है क्लासिफिकेशन का? आईएमडी देता है, याद नहीं रखना. ठीक है भैया, क्या करोगे? इतना याद रख के लिख के दे दिया है, एक बार पढ़ लेना, एग्जाम में दिख जाए तो अगर याद आ गया तो आ गया, वरना यूपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछेगा. इतने डीप फैक्ट्स को वो नहीं पूछता है. ठीक है. देन कलर कोडिंग क्या है आईएमडी की? वो यहां पे लिख के दे दी है, वेरी सिंपल. अच्छा, उसके अलावा हीट वेव, हीट स्ट्रेस, हीट रिस्क और हीट इंडेक्स में क्या डिफरेंस है वो आपको मैंने शायद पहले पढ़ाया है, दोबारा बता देता हूं. हीट वेव हमने देख लिया. ठीक है जी. अरे क्यों भाग रहा है भाई तू? रुको. अच्छा, उसके बाद हीट स्ट्रेस. हीट स्ट्रेस क्या होता है? व्हेन द बॉडीज इंटरनल टेम्परेचर राइजेस ड्यू टू हीट वेव. और अब इस टेम्परेचर राइज से जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपीरियंसिंग हीट रिलेटेड इलनेस बढ़ती है उसको हीट रिस्क बोलते हैं. एंड लास्टली हीट इंडेक्स. व्हाट इज हीट इंडेक्स? Heat index is technically how hot it really feels when you factor in humidity with air temperature. अच्छा, अब मेरी बात सुनो. क्या होता है जब आपको गर्मी लग रही होती है तो स्वेटिंग होती है, स्वेट इवेपोरेट होता है तो कूलिंग होती है. जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है ना तो क्या होता है, आपका वो जो इवेपोरेशन ऑफ स्वेट का प्रोसेस है वो रुक जाता है, तो आपको ज्यादा गर्मी लगती है ना. इसीलिए हमने एक वर्ड सुना होगा, बहुत उमस हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है. हीट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है. हीट इंडेक्स बताता है एक्चुअली आपको कितनी गर्मी लग रही है, हाउ हॉट इट रियली फील्स. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. अरे उससे पहले हम क्वेश्चन का, सर आपने जवाब तो दिया ही नहीं. ओहो, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं आपको एक बात पूछता हूं. ये तो प्रीलिम्स की बात है, अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? देखो क्या होता है ना, मेंस के अंदर हमारे पास कभी कभी ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हमें मालूम होता है यार कभी ना कभी तो आने हैं. अब if I tell you that if UPSC is asking a question on heat waves in mains exam, आपको लगेगा हाँ यार हम आंसर कर देंगे. ऐसा आपको लगेगा, ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता? क्योंकि जब क्वेश्चन आता है ना तो पॉइंट्स जनरेट करने में टाइम लगता है, और मेंस एग्जाम में टाइम इज मनी. आपके पास सबसे प्रीशियस चीज अगर कुछ मेंस के एग्जाम में है ना तो वो टाइम है.
जितना आप टाइम सेव करोगे इजी क्वेश्चंस में, उतना अच्छा टाइम इन्वेस्ट कर पाओगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे, और तब जाकर आपका ओवरऑल स्कोर इंक्रीज होगा। सो दैट इज वाई वी से दैट इंपॉर्टेंट एरियाज की आपके पास थीम्स रेडी होनी चाहिए, 2 पेजर थीम्स। एग्जाम्पल देता हूं, जैसे ये देखो, हमने अपने करंट अफेयर्स कोर्स में हम यही करते हैं। हीट वेव्स का टॉपिक मैंने प्रीलिम्स में भी पढ़ाया था और मेंस के लिए भी पढ़ाया था। अब ये क्या है प्रीलिम्स के लेक्चर और मेंस के लेक्चर कभी आराम से बताऊंगा। ये देखो, हीट वेव के ऊपर आपके पास इस तरह से 2 पेजर नोट्स रेडी होने चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें? एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन, देन क्या क्या फेवरेबल फैक्टर्स हैं, इंडिया में हीट वेव्स इंक्रीज कर रहा है तो भाई क्या नंबर है जो उसको जस्टिफाई करता है, इंपैक्ट क्या है हीट वेव का 5 पॉइंट, देन नोटिफाइड लिस्ट ऑफ डिजास्टर्स कौन कौन से हैं, और हीट वेव नहीं है तो एक सबसे बढ़िया वे फॉरवर्ड और सजेशन तो यही होगा ना कि नोटिफाई करो, यहां पर हीट वेव नहीं है। देन प्रपोज्ड एक्शन क्या क्या हो सकता है, और एक रेडीमेड कंक्लूजन। 2 पन्नों में अब सवाल आएगा, चुटकी बजाकर आप आंसर लिखोगे, कोई टेंशन नहीं लेने का। प्रीलिम्स का अपना तैयार हो गया, मेंस का अपना तैयार हो गया, काम खत्म। ठीक है, आंसर देखते हैं क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द नोडल मिनिस्ट्री, ये बात सबको मालूम है, बिल्कुल सही बात है। और एज पर द करंट गाइडलाइंस नो हीट वेव इज नॉट अ नोटिफाइड डिजास्टर। आंसर हो गया 1 ओनली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है? ओहो, इनइक्वालिटी, काफी चर्चा में था। क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ गिनी कोएफिशिएंट ऑफ 1 implies complete equality where one individual possesses all the income or wealth, and the further the Lorentz curve bends away from the line of equality, the lower the Gini coefficient। अरे सर चक्कर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, पहले एक सिंपल से कॉन्सेप्ट को याद करो। गिनी कोएफिशिएंट, गिनी अगर आपका 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, गिनी 0 है तो परफेक्ट इक्वालिटी है, 1 है तो परफेक्ट इनइक्वालिटी है। अच्छा, यानी कि गिनी कोएफिशिएंट जैसे जैसे बढ़ता है, 0 से 1 की तरफ जाता है, इनइक्वालिटी बढ़ती है। ओके सर, ये तो याद रहेगा, नहीं भूलेंगे। अब लॉरेंस कर्व, अगर हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ पीपल फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट इनकम, यानी कि इनकम प्लॉट करें, और यहां पर क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम को वाई एक्सिस पे प्लॉट करें, तो निकल के आएगा लॉरेंस कर्व। ये है लाइन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि 0, जितने परसेंटेज ऑफ पीपल है उतना ही इनकम है, मतलब आप देख लो परफेक्ट इक्वालिटी है, सबके पास बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं, यानी कि कम पॉपुलेशन के पास ज्यादा इनकम है, कम पॉपुलेशन के पास ज्यादा शेयर ऑफ इनकम है, तो इनइक्वालिटी है। ठीक है, अच्छा, अब लॉरेंस कर्व जब लाइन ऑफ इक्वालिटी से दूर जाएगा तो इनइक्वालिटी की तरफ जाएगा, और जब इनइक्वालिटी की तरफ जाएगा तो गिनी कोएफिशिएंट ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, है ना। तो अब जरा अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो क्या होगा? अ गिनी कोएफिशिएंट ऑफ 1 implies complete equality, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं नहीं, it implies complete equality, and the further the Lorentz curve bends away from the line of equality यानी कि it is going towards inequality, the Gini coefficient will not lower, it will increase। आंसर हो गया डी, neither 1 nor 2। अब एक और बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता इनइक्वालिटी पे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है? पर ऑल्दो हमारी ये एक्सप्लेन सेक्शन की जो सीरीज है ये प्रीलिम्स पर फोकस्ड है, लेकिन आज मैं आपसे कुछ मेंस की बात भी करता हूं। इनइक्वालिटी के मेजर रीजंस अगर हम काउंट करें तो इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और स्किल, लैक ऑफ स्किल, ये बहुत बड़े फैक्टर्स हैं, ये बात सच है, और ये भी न्यूज में थे। तो जब हम अपना लेक्चर ले रहे थे हमने क्या किया, ये हमारे क्लास नोट्स होते हैं, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी पे पूरा एक 2 पेजर थीम, एंड सिमिलरली स्किल डेवलपमेंट पर 2 पेजर थीम, सारी स्कीम्स, वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन 2 पन्नों में समाप्त। क्वेश्चन आएगा, आंसर लिख के आएंगे। अब भैया ये आप बोल रहे हो प्रीलिम्स मेंस ये क्या होता है? बड़े आराम से समझाता हूं। देखो, जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हो ना, तो आपका मन करता है आप सबको बताने का, और हम डिजर्व भी करते हैं, मेहनत कर रहे हैं तो आपको बताएंगे। मैं आपको अगर बोलूं आपका 1 महीने का पूरा करंट अफेयर हम लोग 6 लेक्चर्स में कवर करा देंगे, 6 लेक्चर्स 1 मंथ ऑफ करंट अफेयर। आप डेली अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, फिर मंथली, वीकली, एनुअल कंपाइलेशन पढ़ रहे हो, कितना टाइम लगता है आप काउंट कर लो। और हमारे साथ 6 लेक्चर्स, 2 घंटे अप्रोक्सीमेटली एक लेक्चर, 12 घंटे में 1 महीने का करंट अफेयर डन, प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों। अगर मैं बोलूं 1 मंथ में 4 संडे होते हैं, पहला संडे, दूसरा संडे, तीसरा संडे और ये चौथा संडे, S1, एक सेकंड जरा इसको अच्छे से बना लेते हैं।
S1, S2, S3, S4। हमारी अप्रोच बड़ी सिंपल है। ड्यूरिंग द एंटायर वीक आप लोग अपने कन्वीनियंस के हिसाब से न्यूज़पेपर्स के सिर्फ एडिटोरियल्स को रीड करो, वो भी आपकी चॉइस है। संडे आप मेरे साथ मिलो, 2 घंटे का एक लेक्चर, पूरे वीक में जितनी इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, डन। जो मैंने आपको 2 पेजर थीम्स दिखाई, जितने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे मेंस के लिए, जितनी इंपॉर्टेंट थीम्स थी, पूरे वीक की एक लेक्चर में डन। ऐसा हर संडे 4 लेक्चर हो गए। अब वंस द मंथ इज डन, नेक्स्ट मंथ में हम 2 लेक्चर्स कंडक्ट कराते हैं, स्पेशल लेक्चर्स वेडनेसडेज को। उन लेक्चर्स में हम पूरे मंथ का जितना भी प्रीलिम्स रेलेवेंट कंटेंट होता है उसको कवर कर देते हैं। 4 + 2 6 लेक्चर्स में डन। फॉर एग्जाम्पल अभी जुलाई चल रहा है, तो अगस्त में हमने हर पूरे जुलाई हर वीकेंड एक लेक्चर लिया। अब हम अगस्त में 2 लेक्चर्स कंडक्ट कराएंगे पूरे जुलाई के प्रीलिम्स के करंट अफेयर के। वो बेसिकली पूरी मूवी है, और ये एक्सप्लेन्ड सेक्शन की जो सीरीज है वो ट्रेलर है। जो हम एक्सप्लेन्ड सेक्शन में करते हैं वही काम हम एक बड़े स्केल पर पूरा सारे न्यूज़पेपर्स, पीआईबी, सारा कंटेंट को कंसोलिडेट करके आपको 2 मेगा लेक्चर्स देते हैं, जिसमें आपका सारा प्रीलिम्स कवर हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेन सीरीज अच्छी लग रही है, देन यू कैन डेफिनेटली कंसिडर एनरोलिंग इनटू आवर करंट अफेयर्स प्रोग्राम। इट इज द बेस्ट, मोस्ट क्रेडिबल, कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्रिएटिव इनिशिएटिव फॉर यूपीएससी करंट अफेयर्स, बिकॉज वी ओनली डू करंट अफेयर्स। मेरा हमेशा से यह मानना है, पहले आप एक चीज में स्पेशलाइजेशन ले आओ, एक्सेल करो उसको, उसमें बेस्ट बनो, और फिर कहीं आगे जाओ। हम लोग और कुछ नहीं करते हैं। सारा फोकस मेरा आप लोगों को करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए है। ना नोट्स बनाने, ना न्यूज़पेपर्स के ज्यादा पढ़ना, ना कोई कंपाइलेशन पढ़नी। हम आपको ब्यूटीफुल क्लास नोट्स देते हैं, लेकिन बस यही नहीं, इसके बाद आपको इतनी सुंदर एक पत्रिका मिलती है जिसमें आपको सारे मेंस के नोट्स, प्रीलिम्स के नोट्स, वही क्लास नोट्स एकदम ब्यूटीफुल तरीके से आपको इस तरह से मिलते हैं, सारे टॉपिक्स। सो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम लोग कराते हैं अपने करंट अफेयर्स इनिशिएटिव में, ठीक है। तो इसका भी आप पार्ट जरूर बन सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। एक डेटा आया था, इंडिया में आप देखोगे जो गुड्स का एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है, बढ़िया बात है, लेकिन जो इनविजिबल रिसीप्ट्स हैं, इनविजिबल रिसीप्ट्स, वो रिसीप्ट्स जो हमारी आ रही हैं कहां से, हम जब सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं या जो रेमिटेंसेज आती हैं, वो देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई हैं। एक टाइम पर गुड्स एक्सपोर्ट was greater than invisible receipts, बट अब ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है। इस ट्रेंड को याद रखेंगे। और एक बात यही बोलनी थी कि जो ये इनविजिबल रिसीप्ट्स हैं, इन पर ये जो ट्रेड वॉर है, जो डोनाल्ड चाचा हैं जो पागल हो रखे हैं, उनका इंपैक्ट इस पर इतना नहीं होगा, इस पर होगा। तो हमारे लिए टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। इसी डेटा को पूरा घुमा फिरा के एक्सप्लेन करा गया था, वो आप देख सकते हो। ठीक है जी, चलो अब जो मैं बात कर रहा था आपसे, प्रीलिम्स के नोट्स अलग, ये टॉपिक आया था, इज पाम ऑयल बैड फॉर हेल्थ, हियर्स व्हाट द साइंस से। ये क्वेश्चन देखो और ये टॉपिक देखो। ये टॉपिक मैंने अपने पिछले मंथ के क्लास नोट्स में कवर कराया था। जो मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 लेक्चर्स प्रीलिम्स के होते हैं, पूरा टॉपिक हमने कवर किया था। हमारे स्टूडेंट्स को यह बात मालूम होगी। सेम टॉपिक घूम के दोबारा आ गया। देखो क्या होता है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडिबल ऑयल्स। Rapeseed mustard oil is often preferred for cooking due to its high smoke point, low saturated fat content, and balanced levels of monounsaturated fatty acids, MUFA, and polyunsaturated fatty acids, PUFA. Then, palm oil is rich in saturated fatty acids, making it a significant contributor to, एक सेकेंड, थोड़ा ये डांस कर रहा है, ठीक कर देते हैं। Palm oil is rich in saturated fatty acids, making it a significant contributor to dietary saturated fat intake. And lastly, canola is a variety of rapeseed known for its high uric acid content. ठीक है, पहले आप ये सब छोड़ दो। देखो, एक एडिबल ऑयल में 3 मेजर टाइप के फैटी एसिड्स होते हैं। कौन कौन से? पूफा, मूफा और एसएफए, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये दोनों अनसैचुरेटेड है, वो सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड जो होते हैं वो आपके लिए रिस्की होते हैं, अनसैचुरेटेड नहीं होते इतना। अगर आप एक्सट्रीम कंज्यूम करोगे तो फिर ये भी होंगे, पर वैसे नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो, मस्टर्ड ऑयल पे आते हैं। मस्टर्ड ऑयल की जो ट्रेडिशनल वैरायटी होती है उसमें मूफा और पूफा का राइट बैलेंस होता है, ठीक है, लेकिन यूरिक एसिड बहुत ज्यादा होता है। यूरिक एसिड एक टाइप ऑफ मूफा होता है, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही होता है। तो वेस्ट ने क्या किया, एक कनोला वैरायटी डेवलप करी जिसका यूरिक एसिड कम था। इंडिया में भी धारा मस्टर्ड हाइब्रिड जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप ये अप्रूव कर दिया था जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी ने, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। अब इस पे बात चल रही है, उसको जब इस पे कोई डेवलपमेंट आएगी तो देखेंगे।
ठीक है, इसका एक सिस्टम होता है डेवलप करने का, जो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड वैरायटी डेवलप हुई थी यूजिंग द बार्नेस बास्टर सिस्टम। इसका नाम याद रख सकते हो। अब पाम ऑयल में ना दोस्त क्या होता है, एसएफए कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसीलिए ये रिस्की होता है। इसमें मुफा पूफा इतना नहीं होता, एसएफए ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा अब देखो एक रेगुलेशन आई थी, पहले क्या कर रहा था ना, पहले FSI ने मस्टर्ड ऑयल की ब्लेंडिंग को अप्रूव कर रखा था कि भाई अगर ये मस्टर्ड ऑयल है तो आप इसको किसी और एडिबल ऑयल के साथ भी ब्लेंड करके बेच सकते हो। अब ये चीज बैन हो गई है। ठीक है, अच्छा इसी से एक एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट है विटामिन ADE सर ये कौन से विटामिन है, ये वो विटामिन है जो फैट सोल्यूबल होते हैं, बी विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, ADE फैट सोल्यूबल होते हैं, ये भी याद रख लेना। क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, rapeseed mustard oil is often preferred for cooking due to its high smoke point, low saturated fat content and balanced level of monounsaturated and polyunsaturated fatty acids. Absolutely true. Then palm oil is rich in saturated fatty acids. Absolutely correct. And canola is a variety known for its low uric acid content. तो आंसर क्या हो गया, 1 and 2 ओनली। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये देखिए कार्बन क्रेडिट्स पे न्यूज आई थी। कार्बन क्रेडिट्स आपको मालूम ही होगा कि अगर ये एक कंपनी है, ये कंपनी 10 यूनिट्स ऑफ एमिशन करती है इसको क्या कहना है, इसको 0 पे आना है। खुद एफर्ट्स मार के इसने 4 यूनिट ऑफ एमिशन कम कर लिया, लेकिन अभी भी 6 यूनिट्स ऑफ एमिशन तो हो रहा है। तो ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी बोलेगी कि मैं एक डेवलपिंग कंट्री में एक ऐसे प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट करती हूं जहां से 6 यूनिट्स ऑफ कार्बन या तो कैप्चर हो जाएगी या कम रिलीज होगी। इसके बदले इनको मिलेंगे कार्बन क्रेडिट्स। क्या मिलेंगे, कार्बन क्रेडिट्स। और वो कार्बन क्रेडिट से वो लोग अपने 6 को सेट ऑफ कर सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं और अल्टीमेटली -6 करके 0 पे आ सकते हैं। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कार्बन क्रेडिट का। ठीक है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कोई थर्ड कंपनी इस कंट्री में इन्वेस्ट कर रही है, वो थर्ड कंपनी को कार्बन क्रेडिट मिल रहे हैं और ये जो कंपनी है ये उस कंपनी से इस कार्बन क्रेडिट को खरीद रही है, तो कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग होने लग जाती है। ठीक है, नेट आपका 0 होना चाहिए, ये गोल है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया सर, ये तो समझ आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए यही मैं आपको बात बता रहा था, जो मेरा करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव है उसकी कॉस्ट 5999 प्लस GST है। अगर आपको इसमें कोई डिस्काउंट चाहिए, अभी हम डिस्काउंट्स भी रन कर रहे हैं, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक बार जाके टेस्टिमोनियल्स पढ़ोगे आप हैरान हो जाओगे कि इतने छोटे टाइम में हमने कितनी अप्रिसिएशन गैदर करी है, क्योंकि अगेन वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन करंट अफेयर्स एंड वी आर द बेस्ट एट इट। बाकी 3 प्रोग्राम्स और हैं, अगर आपको हमारे साथ आंसर राइटिंग करना है या आपको आंसर राइटिंग, करंट अफेयर्स और मेंटोरशिप का पूरा पैकेज चाहिए तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कोर्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो, दिस इज योर नंबर, प्लीज कॉल अस एंड वील असिस्ट यू। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं सर। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स कैन लीड टू मोर वोल्केनिक इरप्शंस। न्यू स्टडी, ग्लेशियर मेल्ट होने से वोल्केनिक इरप्शन, थिक आइस के नीचे ना वोल्केनोज दबे हुए हैं, है ना। क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। विद रेफरेंस टू द इंपैक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस ऑन क्लाइमेट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वोल्केनिक इरप्शंस कैन टेम्पररली लोअर ग्लोबल टेम्परेचर्स बाय रिलीजिंग सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच फॉर्म्स एरोसॉल्स दैट रिफ्लेक्ट सनलाइट। अच्छा, एंड सस्टेन्ड वोल्केनिक एक्टिविटी कैन कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग बाय रिलीजिंग ग्रीन हाउस गैसेज। यानी कि वोल्केनिक इरप्शंस एक सेकेंड, वोल्केनिक इरप्शंस कूलिंग और वार्मिंग साथ में कर सकती है। शायद हां शायद ना, देखते हैं। देखो, वोल्केनिक इरप्शन कूलिंग कर सकती है। कैसे, क्या होता है ना, वोल्केनिक इरप्शन से ऐश और डस्ट आता है। ये जब ऐश और डस्ट एटमॉस्फेयर में इकट्ठा होता है तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है उसे रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, और दूसरा जो सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना वोल्केनिक इरप्शन से, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रेटोस्फेयर में सल्फ्यूरिक एसिड एरोसॉल्स बनाता है। आपको एक बात मालूम है, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है, स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन। यानी कि आप क्या करो, एक प्लेन भेजो और एरोसोल्स को स्ट्रेटोस्फेयर में डालो ताकि आपकी जो वार्मिंग है वो कम हो जाए। तो ये काम नेचर भी करता है थ्रू वोल्केनिक इरप्शन। सो इन दोनों केसेस में कूलिंग होगी, क्योंकि जो सोलर रेडिएशन है वो वापस जाएगी, पर ये शॉर्ट टर्म के लिए होगा। लॉन्ग टर्म में वोल्केनिक इरप्शंस ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करेंगी, तो इनकमिंग रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप करती हैं, तो इससे वार्मिंग बढ़ेगी। तो इन शॉर्ट टर्म इट मे कॉज कूलिंग, बट इन द लॉन्ग टर्म इट रिजल्ट्स इनटू वार्मिंग।
ठीक है, यही यहां पे लिखा है, दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है सर, आगे बताओ, ये पढ़ो क्वेश्चन को, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कॉम्पोजिशन ऑफ द यूनिवर्स, डार्क मैटर कॉन्स्टिट्यूट्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स फॉलोड बाय डार्क एनर्जी एंड ऑर्डिनरी मैटर, या फिर डार्क मैटर इंटरैक्ट्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थ्रू टेलीस्कोप, या फिर द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड दिस एक्सपेंशन इज गेटिंग फास्टर ओवर टाइम। कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, या तीनों ठीक है? वेल, इसके लिए आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट याद रखना है। ये एक ऑब्जर्वेटरी बन रही है एंडीज माउंटेन में, उसके ऊपर पूरी न्यूज आई थी, इतना जानना नहीं है, फोकस ना डार्क मैटर पे बहुत था, और यही क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। यूनिवर्स में जो आपका ऑर्डिनरी विजिबल मैटर है वो सिर्फ 5% है, देन डार्क मैटर होता है 27%, जिसको आप ग्रेविटी के थ्रू तो फील कर सकते हो पर देख नहीं सकते, और बाकी जिसके बारे में हमें कोई अता पता ही नहीं है, डार्क एनर्जी। अब जरा क्वेश्चन को देखें, डार्क मैटर इज द लार्जेस्ट पोर्शन, नो इट इज डार्क एनर्जी, गलत हो गई। डार्क मैटर इंटरैक्ट्स एंड कैन बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड, नो इट इज नॉट विजिबल, इट कैन बी फेल्ट, एंड यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एंड इट इज गेटिंग फास्टर, वी ऑल नो दैट, इट इज ट्रू। आंसर हो गया क्या? B3 ओनली। ठीक है, चलो अच्छा जी। पॉलिटी का एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, क्या मैं आपका फोन टैप कर लूं? सेक्शन 5 क्लॉज 2 ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट कहता है हाँ कर लो, लेकिन प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अपहेल्ड करा है, हम कर सकते हैं, लेकिन एक सेफगार्ड है, प्रोटोकॉल है, वो फॉलो करनी है। लेकिन क्या वो ऑर्डर एक जॉइंट सेक्रेटरी या आई डोंट नो सेक्रेटरी के लेवल से आना चाहिए, या क्या क्या और प्रोटोकॉल्स होती हैं, आपको वो प्रोटोकॉल्स याद नहीं करनी। ठीक है, ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज दैट इट इज लेजिबल, कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड भी करा है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं आपका फोन टैप करता हूं तो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपका राइट टू प्राइवेसी वायलेट होता है, तो फिर क्या आपके पास सेफगार्ड अवेलेबल है? सेफगार्ड अवेलेबल तब है जब जो मैंने आपका फोन टैप किया वो विद इन दिस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन फॉल नहीं हो रहा। आप पढ़ते हो, जब आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पढ़ते हो तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जो रीजनेबल होती हैं, दे कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिससे पब्लिक ऑर्डर को या सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को थ्रेट है, तो मैं आपका फोन टैप कर सकता हूं, आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। ये बात कौन डिसाइड करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, तो यही बात थी, आर्टिकल 19 को अच्छे से पढ़ लेना, उसी के साथ में सेक्शन 5(2) ऑफ द टेलीग्राफ एक्ट, इसको भी याद रखना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर रखा है। ठीक है सर। अच्छा यार, एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में डिफरेंस, प्लीज इसको पढ़ लेना। ये भाई इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, रोम स्टैच्यू के थ्रू एस्टैब्लिश हुई है। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, दैट इज अ यूएन चार्टर, यूएन बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय अ यूएन चार्टर। ठीक है, इसमें आप सारी चीजें देख सकते हो, डिफरेंस बड़े अच्छे से यहां पे लिख के दे दिया है। ठीक है, अच्छा फिर एक शिप था भाई केरला कोस्ट में, ठीक है, वो डूब गया था, तो उससे जो मरीन की इकोसिस्टम है, मरीन इकोसिस्टम, उसको लॉस हुआ, तो कॉम्पनसेशन बनती है। लेकिन वो कॉम्पनसेशन कैसे मिलेगी, कौन डिसाइड करेगा? उसके लिए इंडिया में है एडमिरलिटी ज्यूरिसडिक्शन एंड सेटलमेंट ऑफ मैरिटाइम क्लेम्स एक्ट 2017। इंपॉर्टेंट बात जो बस याद रखनी है कि इस एक्ट के अंदर सिर्फ 8 हाई कोर्ट्स को ज्यूरिसडिक्शन है। अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आ जाए दैट ऑल द हाई कोर्ट्स हैव द ज्यूरिसडिक्शन, नो, ओनली 8, एंड ये जो ज्यूरिसडिक्शन है ये एक्सटेंड करती है ओनली टिल द टेरिटोरियल वाटर। ठीक है, इस बात को याद रखिए, टेरिटोरियल वाटर 12 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, ये याद रखना। आगे कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट हुई है, 2 पासेस, लिपू लेक और यहां पर नाथुला, दोनों पासेस के नाम याद रखना। इस बार एग्जाम में पासेस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। जो नाथुला वाला रूट है वो लंबा है पर इजी है, लिपू लेक वाला छोटा है पर टफ है। मानसरोवर लेक यहां पर है, 4 रिवर्स और हैं यहां से, कौन कौन सी? एक तो आपकी ब्रह्मपुत्रा, इंडस, सतलेज और करनाली घाघरा, इनके बारे में भी एक बार देख लेना। न्यूज़पेपर में जब भी ऐसे मैप्स आया करें उनको नोट करना है और उनके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, उसी के साथ में टीबी के ऊपर एक आर्टिकल आया था भाई, देखो मंडे 9 PM अगर आप हमारी वेबसाइट चेक करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वेबिनार हो रहा है कंप्लीट हेल्थ केयर पर। कभी कभी यूपीएससी मेन सिलेबस में ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो बड़े इरिटेंट्स होते हैं, ऐसा ही एक एरिया है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के टॉपिक को प्रीलिम्स प्लस मेंस A to Z एक ही लेक्चर में कवर कर आपको पीडीएफ नोट्स में दे दूंगा।
4 अगस्त मंडे 9 PM जाकर आप रजिस्टर कर सकते हो अपनी फ्री सीट को क्लेम कर जाइए, अपनी फ्री सीट को क्लेम करिए और हम आपसे मिलेंगे वेबिनार में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा मैं डिटेल में नहीं गया, देखो ऑब्वियसली यूट्यूब की अपनी लिमिटेशन है। अगर आप हमारे कोर्स में आएंगे तो आपको करंट अफेयर्स की एक ऐसी दुनिया दिखाऊंगा जो आपने कभी नहीं देखी होगी। क्रेजी फीचर्स हैं, 500 प्लस का बैच है, इतने सारे एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे फीडबैक सबको मालूम है। आइए हमारे साथ जुड़िए और अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।